बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और नया इस्लामी साल भी शुरू हुआ है। मुहर्रमुल हराम भी आज से इसका आगाज़ हुआ है। इस हवाले से भी हम अपने शो में कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे और इसके साथ साथ आपको पता है ताज़ा तरीन सूरत हाल जो होती है उस पर भी हम बात करते रहे। अभी तो जो हॉट टॉपिक है आजकल हर जगह हर वक्त जिसके बारे में बात कर भी रहे हैं, होनी भी चाहिए, वो है बिजली के बिल। क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, एक्स खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ लोगों के जो बिल्स हैं उनकी पिक्चर्स नज़र आती हैं और वो पिक्चर्स में बिल की जो अमाउंट है वो आप और मैं तो शायद हम तो अपने घरों के बिल अदा कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जिसके लिए उसकी जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस बिल की अदायगी में चला जाता है और वो जो बिल की अदायगी में हिस्सा जा रहा है उसके अलावा जो उसके एक्सपेंसेस है वो कैसे पूरा कर रहा है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ बैठकर और आप जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ रिलेट शायद कर भी पाएंगे और कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते। हम नहीं समझ सकते कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। उन्होंने घर में जिनके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उसने उसको खिलाना भी है, पिलाना भी है, उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर है। इसके हवाले से जी कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं कि बिल का जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ मामलात गड़बड़ हुए हैं और उसकी वजह से ओवर बिलिंग की गई है। लोगों को उनकी जो स्लैब्स हैं बिल की वो बढ़ाई गई हैं, यूनिट्स एक्स्ट्रा डाले गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस की मद में उनसे पैसे वसूल किए गए हैं। इस पर एक्शन लिया जा रहा है और इस पर अल्लाह करे कि एक्शन की हद तक महदूद ना रहे, इस पर सज़ाएँ भी हों, कार्रवाई भी हो। दो कि ये एक बहुत बड़ा मसला है आजकल का, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जी इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो PTI का इजाज़तनामा है जलसे के हवाले से उसको मुअत्तल कर दिया है क्योंकि मुहर्रम के हवाले से जो सिक्योरिटी है उसको एक कंसर्न शो किया जा रहा है और ज़ाहिर है वो होती है और उस पर इंतज़ामिया के लिए अपना एक पॉइंट एक हद तक काफ़ी हद तक उसको वैलिड करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब जी बानी PTI ने जेल के अंदर नारवा सलूक पर भूख हड़ताल करने की धमकी दी है और मियाँ वाली पुलिस ने इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के हमरा जो अपोजिशन लीडर है उनके घर पर छापा मारा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है, ऐसा उमर अयूब साहब ने कहा है। ये जो गिरफ्तारी है PTI की मुश्किलात हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो भी इकॉनमी के हवाले से एक्टिविटी हो रही है उस तमाम पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ एसआर राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एसआर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये जो बिजली के बिलों का मामला है मैं ज़रूर इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। अनफॉर्चुनेटली ये मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि जब भी हम लोगों से बात करते हैं, हम इवन हमने लास्ट शो के अंदर कुछ लोगों की राय भी इस हवाले से की थी, लोग बहुत परेशान हैं सर। देखिए बात यह कि जो रियासत होती है ना उसके मुतालिक जो तस्वुर है वो ये कि रियासत माँ होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो रियासत है वो एक सौतेली माँ है और ये सौतेली माँ के 2 बच्चे हैं, एक गरीब और एक अमीर। ये सौतेली माँ अमीर बच्चे को बिजली फ्री देती है, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो ताकतवर तबका हो, उसको बिजली फ्री है। और गरीब तबका जो है वो दुनिया की वाहिद मिसाल है पाकिस्तान जहाँ गरीब अमीरों को पाल रहा है। हम 3 बिल अदा करते हैं, एक बिल वो जो हमने बिजली इस्तेमाल की, एक वो जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं और एक वो जो हम बिजली पैदा ही नहीं हुई, हमने IPPs की शक्ल में अपने सर पे जो लोग बिठा दिए हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये IPPs ने पाकिस्तान की इकॉनमी को घुन की तरह खा लिया है और दुख वाली बात यह कि ये IPPs के मालिक खुद सियासतदान हैं, खुद मुल्क के सरमायादार हैं, खुद मुल्क का ताकतवर तबका है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि ऐसा महसूस होगा आपको कि ये डिफ़ॉल्ट किस चीज़ का नाम था। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था तो डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब था? डिफ़ॉल्ट का मतलब यही था कि वहाँ के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी जो थी वो फिजिबल नहीं रही थी। और पाकिस्तान में अब सब आपके सामने आपके, आप खाली बिजली पे ना देखें, आप खाने पीने की अशिया देखें,
इस्सार राना साहब जी, आपकी ऑडियो आ रही है, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि आप देखें कि पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है में जो कहा कि लोगों की जिंदगी ठीक है, कनेक्शन कोई इस चीज की परवाह नहीं है उनके ये कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ है भाई। जी जी, कनेक्शन का थोड़ा सा इशू है। अब आपको मेरी ऑडियो आ रही है इस्सार राना साहब? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ जी जी सर, आपने बिजली के बिलों के हवाले से बात करे थे कि ये सिर्फ एक बिजली के बिल का मसला नहीं है। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखें जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनका ये इशू ही नहीं है कि गरीब आदमी जो है वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। पार्लियामेंट की रेनोवेशन के लिए पैसे अलहदा हो गए हैं, अरकान पार्लियामेंट के टिकट्स बढ़ गए हैं, वज़ीर आज़म हाउस की रेनोवेशन के पैसे अलहदा से हैं। अभी ये लाहौर में जो मैस है, ऑफिसर्स मैस, उसकी रेनोवेशन के लिए 1 अरब रुपया जो है रखा गया। फिर आप देखें कि ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अफसरों के लग्जरी घर बनाए जा रहे हैं DHA के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो ऊपर लोग बैठे हैं वो ये तय कर चुके हैं कि इस मुल्क में जो लोग रहते हैं गरीब लोग, वो अगर मर भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी अय्याशियाँ जो हैं वो उसी तरह कायम रहनी चाहिए। जिसका नतीजा ये कि आज आप बाहर निकलें, आपको पाकिस्तान में कोई चंद लोग नजर आएंगे जिनके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट मिलेगी या मिलेगी, नहीं तो आप हर चेहरा देखें नफ्सियाती मरीज हो गए पाकिस्तानी। बिजली के बिलों के हवाले से उन्हें सोते उठते जागते उन्हें बिजली के बिल एक खौफ की तरह उनके ऊपर तारी हो गए। डेफिनेटली इट्स अ नाइटमेयर सर, दुनिया के ऊपर अब ये एक नाइटमेयर है उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए ऑलरेडी अपने एंड्स मीट करना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। उस पर ये बिजली के बिल जो हैं कज़ाब से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपने जहाँ बात की कि इतना एक हमारे सामने है, शायद इन सियासतदानों को भी इस बात का आपको लगता है कि इदराक है कि ये वो मुल्क है जहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग भूख से उनका बुरा हाल है, बिजली के बिल हो, पढ़ाई हो, शैख़ नोश हो, वहाँ पर जिन बजट्स का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो चंद चीदा बातें हैं। बहुत सारे लोग तो बिजली फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उसके पेट्रोल तक तो हुकूमत अदा करती है पेट्रोल की, उसके अलावा जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, घर इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा मुल्क जिसमें लोगों के लिए अपने गुजारा करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ पर इन सियासतदानों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को क्या ये लग्जरी लाइफ सूट करती है? अब आपको मैं बताऊं कि बजट में जो सदर मुमलिकत की गाड़ी का पेट्रोल और वो चीज़ें थी ना वो 5 करोड़ थी। अब इस बार बजट में 40 करोड़ रुपए रखे गए। आप अंदाज़ा करें कि वज़ीर आला हाउस पंजाब की रेनोवेशन के लिए अलहदा से पैसे रखे गए, गाड़ियों के टायरों के लिए 3 करोड़ रुपए लिए जा रहे, और जाती उम्रा की सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ रुपए लिए जा रहे। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि नीचे लोग मर रहे हैं या जिंदा हैं। हमारी पंजाब की जो मलका हैं उन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लगा दी हैं, बैनर लगे हुए हैं कि वो उन्होंने वाईफाई फ्री हो गया है, दूध गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को मुफ्त मिलेगा। तो अब जो बच्चे हैं इस वक्त वो दूध कहाँ से पिए? आपने तो दूध के डब्बे के ऊपर कीमत इतनी बढ़ा दी है कि अब गरीब आदमी उस डब्बे को सोच भी नहीं सकता। आप डब्बे वाले दूध की बात कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले 180 रुपए का डब्बा लिया था और उसके बाद वो डब्बा 240 रुपए का है। तो ये दूध के जो डब्बे वाला दूध है, अब मुझे बताएं, अब उर्मिला आप मुझे बताएं कि जो अब वो देखे ना किस तरह धोखेबाजी है। 1 केजी गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को हम दूध देंगे और तुम जो अब दूध है वो उनके मुंह से छीन लिया तुमने। एक गरीब घर जो फर्ज करें कि 4 डब्बे इस्तेमाल करता था वो 60 रुपए के 70 रुपए के आते थे, 200-250 रुपए के, अब वो 1000 रुपए पे चले गए। वो कहां से खरीदेगा? बिजली का बिल कहां से देगा? बच्चों की फीस कहां से देगा? आप ये मेरी एक बात याद रखिएगा, वैसे तो हम खैर बड़ी बेहिस किस्म के मखलूक हैं, मैं कौम तो कहते ही नहीं खुद को, हम एक रेवड़ हैं जो ये देखते रहते हैं कि सामने वाला मर रहा है एड़ियाँ रिगड़ के, और हम मुतमईन रहते हैं अनटिल अनलेस हमारी अपनी बारी नहीं आ जाती। लेकिन ऐसी जो कौमें हैं
उनके साथ यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। जब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम इस जुल्म के खिलाफ उठेंगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनके कोठी बंगलों में चले जाएं, उनके सेंट्रली एयर कंडीशन घर हैं और सुबह से लेके रात तक सारे 24 घंटे वो चिल रहते हैं। उन्हें जरा सी शर्म नहीं, और बाहर निकल के उनकी जो तकरीरें हैं वो सुने तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा गरीबों का हमदर्द कोई नहीं है। सर साहब आपने बात की ना, आलम ये है कि उन्हें इस बात की आपने भी बात की कि एहतजाज करें और सड़कों पे निकलें, या सड़कों पे ना भी निकलें, लोगों को रेजिस्ट करना चाहिए। लेकिन एक ऐसी नेशन, ठीक है काफ़ी हद तक मैं आपकी बात से एग्री भी कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसी नेशन जिसको अभी तक आटे दाल और सब्जी के झमेलों से ही नहीं निकाल पाए हम, वो कहाँ से रोड्स पे निकलेगी, क्या एहतजाज करेगी? उसे तो ये फिक्र है कि उसे अपने घर में अपने बच्चों को 2 वक्त खाना कैसे खिलाना है। नहीं, मैं एहतजाज से मुराद ये नहीं ले रहा कि सड़क पे निकलें, सड़क ब्लॉक कर दें। भाई इसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएं, इसके खिलाफ शोर तो मचाएं। चलें, हम इतने सिविलाइज सोसाइटी नहीं हैं कि हम सड़कों पे खड़े होकर खामोश एहतजाज कर सकें, लेकिन इस पे बात तो होनी चाहिए। आपको मैं आपको इस प्रोग्राम पे और आपके इस सेगमेंट के ऊपर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अवाम के जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। जो कौम भूखी मर रही हो और प्राइम टाइम के अंदर इद्दत के ऊपर बात हो रही हो, या जो कौम भूखी मर रही हो और उसके एंकर्स प्राइम टाइम के ऊपर मेकअप करके इस पे बात कर रहे हो कि जी पीटीआई में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और नून लीग जो है उसकी तरक्की बहुत आगे चली गई है, 100 दिन में उन्होंने आसमान से तारे तोड़ के ज़मीन पे बिछा दिए। बस हर जगह पे ताकतवर सरमायादार जो है वो गरीब आदमी को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको उसके इश्यूज़ के ऊपर बात भी नहीं करने दे रहा। उन्हें ये डर है कि कहीं हम इस पे ज़्यादा बात करें तो इनमें कहीं इश्ताल ना पैदा हो जाए। लेकिन कब तक आप इस तरह कर लेंगे, कब तक आप इस तरह इनको कुचल देंगे? डरे उस वक्त से कि अगर इन्होंने रिएक्ट किया, श्रीलंका देख ले क्या हुआ था। और ये बात मैं कोई जज्बातियत से नहीं कह रहा आपको, मैं आपको ये बात अपने जितना मेरा इल्म है, मैंने दुनिया में देखी तब्दीलियां, कहीं ना कहीं एक दफा ये रिएक्ट हो गया तो इनसे संभाले नहीं संभलेगा। ये मेरी बात आप अपने इस प्रोग्राम में ये क्लिप याद रखिएगा कि इनसे संभाले नहीं संभलेगा अगर लोगों ने रिएक्ट कहीं कर दिया। और एक दफा इस भूस में तीली फेंकने की जरूरत है। ये इतनी बड़ी आग बनेगी कि ये बहुत सारे कोठी बंगले, ये जाती उमरा और बिलावल हाउस और बनी गाला, ये सब उड़ा के रख देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सारान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अवाम के हवाले से जी हम बात कर रहे हैं, महंगाई इस कदर है कि अभी जिस तरह दूध की कीमत के हवाले से हम बात कर रहे थे, ये तो आम दूध का डब्बा है जो महंगा हुआ है, लेकिन अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो डब्बा 400 रुपये का है, जो कि आप और मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती। आई एम सो सॉरी, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने दूध एक वो चीज़ है जो बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत है। अगर एक घर में वो अफोर्ड ये नहीं कर सकते वो वालिदैन, तो मेरे ख्याल से उन वालिदैन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बात है कि उनका बच्चा उनके सामने दूध मांगे और वो उसको दूध अफोर्ड ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली जी यही मामला है, और अल्लाह करे कि इन सियासतदानों को हम पे रहम आए और कुछ सोचें आवाम के लिए भी, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हमारा सेगमेंट है द हिट किड, और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन नवीद, जिन्होंने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की है। सऊदी अरब के शहर रियाद में जी ये चैम्पियनशिप हुई, जिसमें हम वतन दफाई चैम्पियन जो है एहसन रमज़ान, उनको बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम्स के अंदर के फाइनल में जो सख्त मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम्स से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। और दूसरी मरतबा पाकिस्तान जो है एशियन टू अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप जीता है, और गुज़िश्ता बरस जो ईरान में हुई थी चैम्पियनशिप, उसमें एहसन रमज़ान ने टाइटल जीता था। और आज हमारे साथ हसनैन नवीद मौजूद हैं, आज चैम्पियनशिप इन्होंने अपने नाम किया। थैंक यू वेरी मच हसनैन, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ये चैम्पियनशिप जीतने के लिए। कैसा लग रहा है जीत के?
जी बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी प्लेयर के लिए बड़े फख्र की बात होती है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया पहली दफ़ा खेलने का, तो और इज्जत से नवाजा। ज़बरदस्त। तो मुझे थोड़ा सा अपने इस मैच के हवाले से बताएं जो आखिरी आपने फ़ाइनल खेला और आपने एहसन रमज़ान के साथ खेला, और किस तरह का आपका कंपटीशन था, फिर मैं थोड़ा सा जानूंगी कि कब से आपने स्टार्ट किया। जी कि ऐसा रमज़ान क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं तो इनके साथ बहुत टफ मैच हुआ मेरा, बहुत फाइट करके मैंने विन किया। क्योंकि ये सीनियर प्लेयर हैं तो इनके साथ मैंने यही सोचते हुए खेला कि मुझे सीखने को मिलेगा। बाकी मैंने अपनी बेस्ट प्ले किया उधर और मैच निकाला। अच्छा, तो मुझे हसनैन ये और सॉरी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, और मैंने 2019 जुलाई 2019 से खेलना शुरू किया था, और पाँच पाँच साल हो गए मुझे अभी तक खेलते हुए। तो हसनैन ये बताएं कि स्नूकर ये वो गेम है, मुझे लगता है अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, पेरेंट्स को भी, लड़के भी बहुत अच्छा इस तरह की चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आई रिमेंबर कि जब भी कोई बच्चा स्नूकर खेलने लगता था तो अम्मा अब्बा को बड़ी तशवीश होती थी कि हमारा बच्चा स्नूकर क्लब जाएगा, स्नूकर में टाइम ज़ाया करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो जब आपने सोचा कि आपने स्नूकर खेली है या आप खेलना शुरू हुए तो आपके घर से कोई रेजिस्टेंस मिली? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ अकेडमीज नहीं है, जिसकी वजह से अब जो पेरेंट्स होते हैं अब वो अपने बच्चे को वैसे क्लब किसी भेजते नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छे नहीं है यहाँ के उस लिहाज से। अगर यही कहीं हमारे पास अकेडमीज हो तो हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेडमी में भेज दें, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, टेबल्स वगैरह इनको मिलेंगी, प्लेयर्स सीखने को मिलेगा। प्लेयर्स आएंगे वहाँ ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि यहाँ एकेडमी नहीं है तो उसकी वजह से पेरेंट्स अब घबराते हैं कि हमारा बच्चा इधर उधर जाएगा तो गैदरिंग खराब होगी, जब भी मना करते हैं। वो तो मेरे वालिद हर वक्त मेरे साथ होते हैं, तो उनकी सपोर्ट है जब भी मैं अपने शौक के लिए खेल रहा हूँ लगा हुआ। अच्छा, मुझे हसनैन ये बताएं, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, दो के आपने खुद कहा कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्लब्स या उस तरह की ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ पे बच्चे अपने आप को ट्रेन कर सके। दो के पाकिस्तान ने माजी के अंदर स्नूकर के अंदर बड़ा नाम कमाया है और बड़े अच्छे लेवल के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने जब स्नूकर खेला तो कोई आपका आइडियल था, किसी से आपने इंस्पिरेशन ली? जी, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। लेकिन यही कि उसके बाद फिर मेरे एग्जाम्स वगैरह आ गए थे तो मुझे छोड़ना पड़ गया। लेकिन मैं प्रैक्टिस अपनी जारी रखी और खेलते रहा, और मेरे पीछे फैमिली की तरफ से भी फुली सपोर्ट थी, तो मैं अपने वैसे शौक के लिए लगा हुआ था, तो ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे हसनैन ये बताएं कि जाहिर है अब ये एक वो स्पोर्ट है जिसके लिए आपको टेक्निक्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी इंस्टिंक्ट्स बड़ी तेज़ होनी चाहिए। सो मुझे ये बताओ कि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ पे ट्रेनिंग करते हो और कैसे फैसिलिटीज़ हैं, कोचेस कैसे हैं, कैसा ट्रेन करते हैं आप लोगों को, जैसे आपने मोहम्मद यूसुफ साहब से ट्रेनिंग ली है? जी देखिए, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है, स्पोर्ट्स रूम है, तो मोहम्मद यूसुफ भी यहीं पर आ जाते थे, मुझे ट्रेनिंग दे देते। तो वैसे जैसे मैंने पहले भी बताया यहाँ अकेडमीज नहीं है, अगर ये यूनिवर्सिटी में भी टेबल ना होती तो मैं कहाँ जाता, कहाँ खेलता, यहाँ अकेडमी नहीं है कहीं तो वहाँ जहाँ ट्रेनिंग ले सके बंदा। अब क्लब्स रात को खुलते हैं, अब मेरा सुबह स्कूल होता है, मैं किस तरह उसको मैनेज करूँ। तो यही कोई अगर एकेडमी होती मैं वहाँ ट्रेनिंग लेता सुबह में, मेरे पास टाइम मैनेज करना आसानी हो जाती मुझे। अब रात को क्लब खुल रहे 10 बजे होना होता है, अब किधर बंदा रात को खेले। वो तो मेरे वालिद हर वक्त साथ होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं, वरना क्योंकि एकेडमी नहीं है तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है।
अच्छा, मुझे ये बताएं हसनैन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका स्कूल होता है और आप एक टेबल है जहाँ पे ट्रेन कर लेते हैं, आपके इर्द गिर्द जब आप खेले भी होंगे तो आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट के अंदर कितना है? क्योंकि ऑब्वियसली अब जिस तरह आपसे भी बात करें, इतना निगलेक्टेड किस्म का ये स्पोर्ट है, इतनी बात भी नहीं होती है, कोई लोग इतने प्लेयर्स जो आते भी हैं बेचारे अपने ओन पे जाते हैं, परफॉर्म करके आ जाते हैं। सो फेडरेशन है आप लोगों की और वो कितनी सपोर्टिव है, इस हवाले से भी बताओ। देखिए मैं तो बड़े वर्ल्ड चैंपियंस भी देखे मैंने, यहाँ पे मेडल्स भी आते हैं, लेकिन यही है कि हमारे मुल्क में एक ओरिजिनल टेबल भी नहीं है। यहाँ पर एक ओरिजिनल टेबल नहीं है जिधर बंदा कह सके कि यहाँ कैंप लगता हो, प्रैक्टिस करके वहाँ जाते हैं। और इस हवाले से देखें कि अभी मुझे 7 दिन हुए हैं, पूरा एक हफ्ता ही हुआ है मैं वहाँ से खेल के आया हूँ। मैं पहली दफ़ा गया था और माशाल्लाह विन करके आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑफिशियल बंदे की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, अप्रिशिएट ही कर देता है। तो ये हाल है स्नूकर का। और फ्यूचर अगर आप इसमें देखें, फ्यूचर तो मैं तो फिर पास से भी ना गुजरूं, मैं तो खेलूं ही नहीं। मैं तो बस अपने शौक के लिए लगा हूँ, फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मैं खेल रहा हूँ। और बाकी मेरे साथ और भी 3-4 बच्चे हम खेलते थे, लेकिन अब वो ये यहाँ पे एकेडमी नहीं है, ये नहीं, वो सपोर्ट फैमिली नहीं करती फिर इतना, तो वो उन्होंने खेलना छोड़ दिया। मुझे आपकी बातें सुन के हसनैन अफसोस भी हो रहा है और हैरानगी भी हो रही है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और वही बात है कि हम बैठ के अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। शायद हम अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा तब्दील कर लें। ये एक बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसा स्पोर्ट जिसको हम बहुत मुश्किल से डिस्कस करते हैं, उस स्पोर्ट के अंदर ये खेला है, इसने विन किया है। एटलीस्ट आप सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक एप्रिसिएशन के लिए कोई वेलकम ही कर दे। ये कितने अफसोस की बात है कि एक बच्चा इसके लिए डिस्करेज होने के कितने, शायद ये एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है कि ये डिस्करेज हो जाए इस बात से कि इसको किसी ने इवन जो कह लें अप्रिसिएशन का एक फ़ोन तक नहीं किया। हम कितनी एज ए नेशन, वही बात है कि बुरे हाल में हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आई एम सो सॉरी हसनैन कि आपको इस तरह से फेस करना पड़ रहा है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का परचम भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ अप्रिसिएशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी कि ऐसे प्लेयर्स को भी ओन करें, ये भी हम में से ही है, हमारे लिए ही खेलते हैं, इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये खेलने को किसी और मुल्क के लिए भी खेल सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो प्लीज़ इन पे भी तवज्जो दें। क्रिकेट से निकलें बाहर, कोई और गेम भी है, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ अपने ज़ात तक हद में महदूद रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इन द एंड क्या हसनैन प्लान्स है आपके, क्या करना है आपने फ्यूचर में? कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसी चैम्पियनशिप जिसके लिए आप आगे तैयारी कर रहे हो? देखिए अभी अगस्त में इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, तो मैं अभी तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वैसे अगर फ्यूचर, तो मैंने आपको बताया अभी मैं शौक के लिए लगा हुआ हूँ। कहीं भी अगर मुश्किल आए मुझे, अब मैं जैसे फैमिली की तरफ से सपोर्ट है वैसे अभी, लेकिन अगर यही कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से सपोर्ट मिले तो मैं और अच्छा करूँ। अगर अब मेरी फैमिली की तरफ से कोई मसला होता है तो ये तो मुझे छोड़ना पड़ जाएगा या ऐसे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको छोड़ना पड़े, और हमारी दुआ है कि आप अपने इस पैशन को इसी तरह से परसू करें, और हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि लोगों को एहसास हो जो इक़्तिदार में है या जिन लोगों का ये ज़िम्मेदारी है कि वो आप जैसे प्लेयर्स को ओन करें। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, आपको पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है, आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हैं, बहुत ब्राइट प्लेयर हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब से भी अपने प्लेटफॉर्म से अपील करूँगी कि जी प्लीज़ इस तरह के प्लेयर्स को देखें, ये बहुत ज़बरदस्त ब्राइट बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इवन हमारी वज़ीर आला इस हवाले से काम तो कर रही हैं, लेकिन इनके हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि हसनैन को देखें, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर। हसनैन, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू, और हम आपको और ऑफ अपने जहमत देते रहेंगे अपने शो के अंदर। हसनैन नवीद हमारे साथ मौजूद थे। अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप इन्होंने अपने नाम की है और ये टाइटल जीता है। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। सोशल इश्यूज़ पे भी हम लाजमी बात करते हैं। आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बेहतरी नहीं आ रही है, बल्कि दिन गुजरने के साथ साथ वो वर्स्ट होते चले जा रहे हैं। डिवोर्स रेशो का बढ़ना और ख़तरनाक हद तक बढ़ना ये एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसमें सोसाइटी है, आपके इंडिविजुअल्स हैं, आपके रवैये हैं, आपका बर्दाश्त है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज हम तलाक़ की शरह में जो गैर मामूली इजाफा है उसके हवाले से बात करेंगे, वजूहात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये इशू सॉल्व होने की बजाय या कम होने की बजाय ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अली खलील हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, सबसे पहले तो हम डिवोर्स रेशो को डिस्कस करें और पंजाब की स्पेसिफिकली बात करें। शरह में बहुत इजाफा हुआ है और हम कोर्ट केसेस को भी देख रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, पूरी फैमिलीज़ की बात होती है, और कहीं ना कहीं ये माशरती रवैये भी उस तरफ लीड करते हैं। सो पहले तो ये बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जो माशरे के अंदर इस तरह के जो मामलात हैं उसको जो कहने हवा दे रही हैं? मैं जो समझता हूँ, बीइंग अ लॉयर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने मोस्टली केसेस में देखा है, इसमें सबसे बड़ी वजह वो है बर्दाश्त की कमी। कि जो भी केसेस ओबियसली डिवोर्स तक नौबत आ गई है, इसमें 90% केसेस वो होंगे जिसमें अदम बर्दाश्त होगी, और वो चाहे लड़कों की तरफ से हो या लड़कियों की तरफ से हो। और इस पर ख़तरनाक बात यह है कि पिछले एक साल में 2023 में रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाइक अगर हम देखें रिसर्च के मुताबिक 2018 से 2022 तक जो 5 साल का दौरानिया था, इसमें यहाँ हमारी लोकल कोर्ट्स में जो फैमिली केसेस की तादाद थी वो थी 1,52,000 5 सालों में। ठीक है। सिर्फ एक साल में 2023 में ये एक साल की तादाद है 1,47,520। अच्छा, जो 5 सालों में केसेस वो एक थे, साल वो में एक साल में इट्स मीन के कोर्ट टाइमिंग के अंदर एवरेज 1 घंटे में 50 केसेस दायर हो रहे हैं। ओए होए होए। तो अब आप देखिए कि ये एक तरह का फैशन बन गया है, हवा बन गई है, तो इतनी स्पीडली है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हर दूसरा बंदा जो तलाक लेने निकली जा रहा है। लेकिन इसमें जो अब एक नई बात वो ये है कि पहले हम देखते थे आज 10-12 साल पहले तक ये तलाक आमतौर पर मर्द की तरफ से ज़्यादा आती थी। ठीक है। लेकिन ये जो 35% तक इसमें इजाफा हुआ है, इसमें 25% तक का जो रेशो औरतों की तरफ से, यानी खुला के केसेस हैं। अच्छा। इट्स मीन के जो ये डिवोर्स की मैं बता रहा हूँ आपको, जो थ्रू कोर्ट हैं, ये तमाम के तमाम तकरीबन खुला के केसेस हैं जिसमें लड़की ने दावा दायर किया कि मुझे अपने शोहर से तलाक चाहिए। ठीक है। अब इसमें वो तलाक जो मर्द देता है डायरेक्टली यूनियन काउंसिल को नोटिस भेजकर, वो भी अलग है। तो अब अगर ये 2023 में इस हद तक पहुंच चुका है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2024 में शायद ये तादाद इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाली है। तो इस तरह आप देखेंगे शायद अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया, इस पर हमने काम ना किया, तो शायद हर दूसरा घर इससे मुतासिर हो रहा है। हाँ, हर दूसरा घर इससे मुतासिर हो रहा है, और अब ये बात बड़ी नॉर्मल हो गई है कि कोई भी लड़की या कोई लड़का, हम सुनते हैं इर्द गिर्द भी कि 10 साल की शादी है उसके बाद डिवोर्स हो गई, 8 साल की शादी है, 20 साल की शादी है उसके बाद डिवोर्स हो गई। बहुत सारे फैक्टर्स, आप चूँकि लॉयर भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्या लोगों के पास लॉजिक या रीज़न होती है? जाहिर है कि एक मामला है, एक चीज़ एक वक्त में एकदम से तो नहीं बिगड़ जाती, इट टेक्स टाइम, एक प्रोसेस होता है। अगर किसी के साथ कोई ताल्लुकात आपके ख़राब हो रहे हैं तो उस हवाले से भी बताएं। अच्छा, देखिए कि इसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो होती है थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट। ओके। फैमिली जो लाइफ है, यानी कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, नो डाउट ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अजियत भी है अगर आपकी तरबियत नहीं हुई तो। हमारे यहाँ जो मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मिडिल क्लास फैमिलीज में रेशो ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादातर जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, और ख़ास तौर पर मोबाइल के बाद ये रेशो बढ़ती जा रही है। अब मोबाइल के बाद किस तरह बढ़ रही है कि ओबियसली आपका कनेक्शन थर्ड पर्सन से ज़्यादा हो गया, आपको डिक्टेट करने वाले लोग बाहर से आ रहे हैं। अब आपके मियाँ बीवी के जो इश्यूज़ हैं उसमें अगर तो आपस में बैठकर विद इन द बाउंड्री ऑफ द रूम उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो शायद ये तलाक तक नौबत ना आए। लेकिन अब वो जब थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो मदर हैं, फादर हैं, या लड़की की तरफ से उसके बहन भाई हैं, कोई भी है, उनको एग्जैक्टली सिचुएशन का नहीं पता। दूसरी बात क्या होती है कि हर पर्सन जो अपनी कहानी में मजलूम होता है और वो दूसरे को जालिम समझ रहा होता है। अब जब वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इट्स मीन कि वो खुद को मजलूम बता रहे हैं कि मेरे से जुल्म हो गया। अब नेक्स्ट पर्सन जो फ़ोन पे है, जिसको एग्जैक्ट सिनेरियो को नहीं पता, वो उसको अपनी अकल के मुताबिक गाइड कर देता है, और वो गाइडेंस जो मैंने देखा मोस्टली मिस गाइडेंस होती है। और फिर थर्ड पर्सन फैमिली के दूर दराज के चचा ताया, मामू खालू, वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं। इसलिए सोशल इसका जो कंट्रोल करने का तरीकाकार इस्लाम ने भी यही बताया कि मियाँ बीवी की लड़ाई जब तक एक कमरे में रहेगी वो कंट्रोल रहेगी। अच्छा, ये वो बात है कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो एक बड़ी कॉमन बात है, और उसकी वजह से
यहाँ पर आपने जैसे अभी बात की ट्रेनिंग की, हमारे यहाँ लोगों को ट्रेनिंग नहीं है कि हमने अगर जॉइंट फैमिली में रहना है या हमने अलग भी रहना है, तो उसमें किसकी पर्सनल स्पेस क्या है, हमने उसमें इंटरवीन नहीं करना, एक मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ क्या है, और इवन कपल्स को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डू यू थिंक कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट इस रेशो को कम करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है? और अगर बड़े पैमाने पे की जाए, चाहे वो कपल काउंसलिंग है या फैमिली है, या जाहिर है अगर मियाँ बीवी अलग हो रहे हैं तो उनके बच्चे भी तो हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है ये। अच्छा, काउंसलिंग नो डाउट एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरफ जाए और सच बोलें तो ऐसे केसेस में लोग सच नहीं बोलते, असल इश्यूज को नहीं बताते। दूसरी बात, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी के तलाक में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते ही बच्चे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए कि तलाक होती है मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों में तो तलाक नहीं हुई, उनके लिए वो बाप रहा, वो माँ रही। बिल्कुल। लेकिन जब लड़कियाँ भी तलाक ले रही होती हैं या मर्द दे रहा होता है, वो ये नहीं सोचते कल को बच्चे किस हद तक मुतासिर होंगे। Absolutely। और हमारे यहाँ एक बहुत गलत सिस्टम है जो कोर्ट में मुलाकात का। फिर हमारे यहाँ चाइल्ड कस्टडी के लॉज जो है मैं समझता हूँ अभी भी वीक हैं। सुपीरियर कोर्ट ने इस पे काम किया, लेकिन हमारी लोअर जुडिशरी उस पर सच एस काम नहीं कर पा रही। अब सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होते हैं बच्चे जब वो बाप से मुलाकात करने के लिए कोर्ट में आते हैं। अब देखें कि महीने के बाद एक मुलाकात की जा रही। मैं इसे अक्सर कहता हूँ कि बाप को आफ्टर द केस ऑफ द डिवोर्स जस्ट एक ATM के तौर पर यूज किया जाता है। अब उसने खर्चा देना है, बच्चों से मुलाकात करने आ रहा है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर 1 महीने के बाद 1 घंटा। अब उस कोर्ट प्रेमिसेस में 1 घंटे के लिए 1 महीने के बाद वो क्या मुलाकात करेगा? वो बच्चों की वालिद के साथ बॉन्डिंग क्या होगी? फिर उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि खवातीन बच्चों का ब्रेन वॉशिंग करती हैं बाप के बारे में कि तुम्हारा बाप देखो जालिम था, उसने तुम्हें और हमें मुझे हम सबको घर से निकाल दिया। अब देखो बेटा हम कितनी मुश्किल में से तुम्हारे बाप की वजह से। उस 1 घंटे में आमतौर पर बच्चों का मुंह होता है, रो रहे होते हैं, बाप उनको पकड़ रहा होता है, लेकिन वो बच्चे उसके हाथ नहीं आ रहे होते। तो इस तरह जो बच्चों की पर्सनालिटी पे एक लाइफ टाइम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। अच्छा, अब ये सिर्फ बाप का, ठीक है आई गेट इट कि ये एक मामला है, क्योंकि जाहिर है बाप ने कहीं ना कहीं तो सरपरस्ती करनी है उनकी, और उसमें उसका रोल है, चाहे वो ब्रेड एंड बटर का हो या दीगर मामला तो। बट माई पॉइंट इज कि ये सारे फैक्टर्स क्या को विद इन द कोर्ट भी कोई ऐसा सिस्टम आपको लगता है कि होना चाहिए कि कपल्स को बुलाया जाए? आप दो कि रिकाउंसलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोगों को अगर अदालती फैसलों के जो कह लें साइट हट के उनके फैसले किए जाएं या उनको बिठाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि आपके बच्चे इफेक्ट होंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम्स हैं कि केसेस लंबे लंबे चल रहे हैं और नहीं इंसाफ मिल रहा, और फिर बच्चे ख्वार हो रहे हैं, फैमिलीज ख्वार हो रही है। आपको लगता है विद इन द कोर्ट कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है? के लेवल पे कुछ काम किया गया है, लेकिन वो उतना नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट। और काम हुआ क्या है मैं जानना चाहूंगी। वो उन्होंने लहदा से कुछ जिससे बच्चों से मुलाकात करने आ रहे हैं तो उनके लहदा रूम्स बनाए, एक लहदा एनवायरनमेंट कायम करने की कोशिश की, फिर काउंसिलेशन सेंटर्स लहदा से कायम करने की कोशिश की कि हम इसको ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू हम इसको हल करने के लिए कोशिश कर सकें। लेकिन देखें ना जितनी बड़ी तादाद है डिवोर्सेस, उसके अकॉर्डिंगली तादाद कुछ नहीं है जो उनकी तरफ से वर्किंग की जा रही है। तो इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस पे तबाह होती जा रही है। हर घर का जब इशू आ गया तो कोर्ट्स में अगर आपने 1 या 2 ADR सेंटर बना दिए हैं तो ऑब्वियसली वो इनफ नहीं होंगे, तो वो मैं समझता हूँ काफ़ी है। इस पे मजीद इकदाम की ज़रूरत है, होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच अली खलील, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अली खलील हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून भी हैं, इस चीज़ को समझते हुए। जी, डिवोर्स रेशो जो है बढ़ना बहुत अलार्मिंग चीज़ है। इसमें सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स इफेक्ट नहीं होते, बल्कि इनफैक्ट पूरी फैमिली, पूरा एक सिस्टम इफेक्ट होता है जिसमें आपके बच्चे भी आते हैं, और ये ट्रॉमा शायद उन बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी रहता है, और इन द लॉन्गर रन उनके लिए जितनी मुश्किलात होती हैं इससे निकलना, क्योंकि एक ब्रोकन फैमिली से आना जहाँ पे आपको ना माँ की प्रॉपर केयर मिल रही है ना बाप की मिल रही है, और उसके फर्दर कितनी इम्प्लिकेशंस हैं आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, ये शायद आप बहुत सारे ऐसे बच्चे रिलेट कर सकेंगे जो एक ब्रोकन फैमिली से आते हैं और जिस तरह से उनको सफ़र करना पड़ता है। हमने इस हवाले से बात की, करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। पंजाब हुकूमत ने ऑस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त दे दी है। आपको पता है कि गुज़िश्ता साल इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से 60 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो बिनाई से महरूम हुए थे, और तो अब हुकूमत की जानिब से इसके इस्तेमाल के लिए SOPs नए बनाए गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और शुगर के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी बिनाई ज़ाया होने से बचाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी दोबारा इजाज़त दी गई है। नए SOPs क्या होंगे इस इंजेक्शन के हवाले से? जो लास्ट ईयर केसेस आए थे उसमें वजूहात भी बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर इरसलान अहमद हैं जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ऑस्टिन इंजेक्शन के हवाले से हमें बताइएगा, ये होता किस लिए है इस्तेमाल, और आप चूँकि नए SOPs इसके हवाले से आए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, ऑस्टिन इंजेक्शन जो है ये एक ऑफ लेबल ड्रग है। ऑफ लेबल ड्रग वो दवाइयाँ होती हैं जो बनी तो किसी और मकसद के लिए होती हैं, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर इनको किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो इसमें जो केमिकल है बेविसिजुमैब जिसको हम बोलते हैं, ये आंत के कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, उसके लिए बनाई गई थी ये मेडिसिन। और उसमें बेसिकली खून की नई नालियाँ बनती हैं जो कि कैंसर के फैलने का सबब बनती हैं, और उसमें जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के अंदर जिस कैंसर का सबब बनते हैं वो वही केमिकल हैं जो आँख के अंदर भी शुगर की वजह से खून की नई नालियाँ बनाने में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद ब्लीडिंग और आगे कई उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके पैदा होने का सबब बनते हैं। ठीक है। तो ये इंजेक्शन जब आई में ट्राई किया गया डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो उन्होंने देखा कि ये इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगरचे उसकी डोज़ जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो कि हम असल जो उसका कैंसर उसमें ट्रीट करते हैं। तो ये तो इसका थोड़ा सा हो गया बैकग्राउंड। अब इसी केमिकल की जो प्रॉपर FDA अप्रूव्ड मेडिसिन्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे रानिसिजुमाब एक डिफरेंट मेडिसिन है जो कि FDA अप्रूव्ड है। ये दवाई जो है ये बेसिकली FDA अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी USA में, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में ये यूज़ होती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से अगर देखें तो शायद बाकी दवाइयाँ मार्जिनली कुछ बेहतर होंगी, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस इज़ द मेन इशू। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अगर ये इंजेक्शन जो है ये आपको ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लें कि 10th ऑफ द अमाउंट कॉस्ट करता है, 10वां हिस्सा सस्ता है ये। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हमारे यहाँ इकॉनमी जो है एक बहुत बड़ा मसला है, और पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसी हिसाब से जो आँखों के कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और द नंबर इज़ ह्यूज। ठीक है। और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 1 लाख रुपए का इंजेक्शन जो कि आपने फ्रीक्वेंटली लगवाना है वो लगा सके। तो बर्डन सारा शिफ्ट हो गया अवास्टिन के ऊपर। अब अवास्टिन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कई सारे मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, SOPs पहले बने हुए नहीं थे, तो इतना टाइटली रेगुलेटेड नहीं था ये सिस्टम, जिसकी वजह से चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कि चीज़ें अक्सर SOPs फॉलो नहीं होते हैं और रिस्क रह जाता है कहीं ना कहीं, और उसी की वजह से एक मिसहैप हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोगों को विजन जो है वो उनकी ज़ाया हुई। लेकिन ये आपको मैं ज़रूर बताता चलूँ कि इट वाज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट जो है वो होते रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ उस तरीके से रिपोर्ट नहीं होते हैं। जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ इसमें जो इसको हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को जो अभी ये आई है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये ज़रूर है कि 60 कीमती आंखें ज़ाया हुई, लेकिन अवास्टिन इंजेक्शन ना होने की वजह से कई हज़ार और आंखें भी ज़ाया हुई हैं इस दौरान में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब एक मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है तो जिन लोगों को सही तरीके से इंजेक्शन लग रहे थे वो भी इससे मतलब फ़ायदा नहीं उठा सके, और बहुत सारे लोगों को जो ऐसे इंजेक्शन जो कि वो अफोर्ड नहीं करते थे उनकी तरफ जाना पड़ा, क्योंकि अवास्टिन की अवेलेबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं थी। अभी जो है ये जो SOPs आए हैं ये अच्छे SOPs हैं, लेकिन क्या-क्या चीज़ें डॉक्टर साहब बताइएगा? बेसिकली देखें इसमें जो सिस्टम को उन्होंने और ज़्यादा रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं
वो बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होंगे, जो कि पूरा सोर्स बताएंगे जहाँ से मेडिसिन आ रही है और जहाँ जा रही है। फिर इसमें जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि पहले ये तरीका था कि कुछ फैसिलिटीज़ थी जहाँ लैब्स के अंदर इन इंजेक्शंस को प्रिपेयर किया जाता था, क्योंकि बेसिकली इंजेक्शन एक बड़ी वाइल के अंदर आता है और उसमें से आई में थोड़ी डोज इस्तेमाल होती है, तो मल्टीपल इंजेक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ही प्रोसेस है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और इसी के अंदर जो है वो थोड़ा सा खदशा होता है कि यहाँ कंटामिनेशन हो सकती है या आपका जो इंजेक्शन है उसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम दाखिल हो सकते हैं जो कि इसके साथ आँख के अंदर एंटर होके कॉम्प्लिकेशंस या इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसकी नहीं होगी, बल्कि जिस फैसिलिटी के अंदर इंजेक्शन प्रिपेयर होंगे उसी फैसिलिटी के अंदर इनको जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि किसी एक जगह पे बने वहाँ से ट्रैवल होकर कहीं दूसरी जगह पे जाएं, क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें यही बात सामने आई थी कि ट्रैवलिंग के दौरान शायद ये कंटामिनेट हुए थे इंजेक्शन जो। ठीक है, तो इस चीज़ को सख्ती से मना किया गया है। फिर वो फैसिलिटीज़ जहाँ ये इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाएंगे उन फैसिलिटीज़ का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ एफिलिएट होना, उनके साथ रिकग्नाइज्ड होना वो बहुत ज़रूरी है। फिर उनकी वो लैब्स जिनके अंदर या फार्मेसीज जिनके अंदर ये इंजेक्शन प्रिपेयर किए जाएंगे वो तमाम उन SOPs को फॉलो कर रही हों, जिसमें नेगेटिव प्रेशर या लैमिलर एयर फ्लो या हैपा फिल्टर्स या उनके डिफरेंट SOPs हैं जिसकी मौजूदगी के बाद ही आप अलाउड होते हैं कि आप ये इंजेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हेल्थ केयर कमीशन विज़िट करेगा, उनके नुमाइंदे उसको विज़िट करेंगे और जब वो उसके तसल्ली की रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद वो हॉस्पिटल्स अलाउ होंगे कि वो वहाँ इंजेक्शन प्रिपेयर करके अपने पेशेंट्स को लगा सकें। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये तो बड़े आपने बेहतर अंदाज में बताया कि जी ये चीज़ें फैक्टर्स हैं जो अब हो गई हैं इम्प्लीमेंट, और ज़रूरी है कि इन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर मसले मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिन पेशेंट्स को ये लगता है, आपको लगता है कि जाहिर है उनके लिए भी एक चीज़ अब उसका दोबारा से कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना भी बड़ा ज़रूरी होगा कि ये क्योंकि जो मिसहैप पहले हुआ है वो खुदा न खास्ता अब दोबारा ना हो, उसके लिए पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा केटर करने की ज़रूरत है। देखिए, ये टॉपिक बेसिकली हमारी जो सोसाइटी में पाए जाने वाले कई साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती एस्पेक्ट हैं उससे भी लिंक करता है। उसकी वजह ये है कि इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर्स के पार्ट के अगर उस पर भी देखें तो उनके लिए भी एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि डॉक्टर्स ये फील करते हैं कि इसके बाद अगर कोई जेन्युइन क्योंकि देखिए पूरी दुनिया के अंदर हर प्रोसीजर के एक नॉन कॉम्प्लिकेशन फैक्ट्स तो वो तो मौजूद हैं, रिस्क फैक्टर्स जो हैं, और इसी इंजेक्शन से पूरी दुनिया में या कोई भी सर्जरी है जिससे एक स्पेसिफिक परसेंटेज उसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होती हैं। तो डॉक्टर्स ये ख्याल करते हैं कि अगर आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई जो कि जेन्युइन भी होगी तो उनके ऊपर ब्लेम आ सकता है कि शायद ये इंजेक्शन ही सही तरीके से इंजेक्ट नहीं किया गया था और वही प्रीवियस मिस्टेक हुई है। पेशेंट के पार्ट के ऊपर अगर देखें तो आँख में सिर्फ ये लगाया जाने वाला कोई एक इंजेक्शन नहीं है, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कई तरह के और इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो इस दौरान में जब भी हम अपने पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपका ये मसला है और उसका ये इलाज है, ये इंजेक्शन लगेगा, तो वो उससे अक्सर इनकार कर देते हैं। उनके जहन के अंदर इतना ज़्यादा खौफ इसकी वजह से बैठ चुका है कि वो इंजेक्शन का नाम सुनते ही खौफज़दा हो जाते हैं और वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, जिसके बाद हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये वो मसला नहीं है। और एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि देखें ये इंजेक्शन जैसे मैंने बताया कि इससे कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और ऑफ एंड ऑन वो होती भी रहती हैं, लेकिन ये इंजेक्शन कई डेकेड से लगाया जा रहा है और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाखों नहीं शायद करोड़ों की तादाद में ये इंजेक्शन पूरी दुनिया में लग चुका हो। तो ऐसा नहीं है ये एक स्पोरेडिक या एक आइसोलेटेड इवेंट ज़रूर था, लेकिन इसमें मेडिसिन का किसी किस्म का कसूर नहीं है। और मेरी तमाम वो शुगर के जो पेशेंट्स हैं जिनको ये मसला है और वो इंजेक्शन के कैंडिडेट हैं, तो उनको ये चाहिए कि अभी जैसे ही ये सिलसिला बहाल होता है तो किसी भी अच्छे रिकग्नाइज्ड सेंटर से
बिला खौफ व ख़तर अपना जो इलाज है वो शुरू करवाएं। मेडिसिन इट्सेल्फ जो है वो बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छी है आंखों के शुगर के जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने चूँकि जिक्र भी किया है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स को लगाई जाती है, कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है जो उनकी बिनाई को लेकर आप समझ रहे हैं कि उसमें इस मेडिसिन को लगाया जाता है, ताकि थोड़ा सा लोगों को भी आइडिया हो जाए इस हवाले से? देखिए, अगेन ये एक बहुत ज़रूरी और डाइवर्स टॉपिक है। हमारे यहाँ चूँकि नॉलेज की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और कम्युनिटी हेल्थ जो मेडिकल का एक शोबा है जिसमें कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा की जाती है रिगार्डिंग डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स, और उसका कोशिश ये होती है कि कोई बीमारी इस हद तक पहुँचे ही नहीं कि वो सोसाइटी के लिए ख़तरा बन जाए। अभी शुगर की, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका है। हमारे पेशेंट्स को, बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस है कि शुगर की वजह से आँख की बिनाई कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है, टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ शुगर लेके जा सकती है। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनको 5 साल या 10 साल से शुगर का मर्ज़ होता है, अक्सर उनको ये नहीं पता होता कि आँख का मुआयना कितना ज़रूरी है। और जो सबसे ज़रूरी बात यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि आँख के मुआयने में जो शुगर की वो अलामात जो नज़र को इफ़ेक्ट करती हैं, ज़ाहिर होने से पहले आँख में कई ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसमें कई साल पहले हमें ये पता चल जाता है आँख के मुआयने पे कि आने वाले सालों के अंदर ये जो बिनाई है पेशेंट की, ये इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें जो रेगुलर मुआयना है, कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर कराना बहुत ज़रूरी है। शुगर के तमाम लोगों को करवाना चाहिए हर हाल में, पहली बात। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त भी शुगर के मरीज़ को ये लगे कि उसको बिनाई में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो रही है, नज़र में धुंधलाहट का सामना है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको फौरी तौर पर आंखों के डॉक्टर से या किसी भी करीबी अच्छे कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट आई सर्जन है। जो एक इंजेक्शन के हवाले से कंसर्न्स थे, अब हुकूमत ने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और डॉक्टर साहब के मुताबिक ये सेफ़ है। और आप अगर किसी को भी इस तरह का खुदा न खास्ता कोई इशू है और उसको इंजेक्शन लगवाना है तो वो बिला झिझक के लगवा सकता है। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इस हवाले से हमने बात की, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। बिजली के बिलों के हवाले से हम बात कर रहे थे और ओवर बिलिंग के लिए भी हमने बात की। बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है लेस्को, उसकी जानिब से लाखों जो सार्फिन हैं उनसे ओवर बिलिंग के हवाले से एक ख़बर आई है और ये ख़बर खासी तशवीशनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों से जो है बिल ओवर बिलिंग की गई है उनके साथ। और पिछले कई माह से जो लोग 200 माहाना यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल कर रहे थे और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में उनका शुमार होता था, उनके बिलों में 10 से 30 यूनिट इजाफी डालकर उनके स्लैब को तब्दील कर दिया गया। ये थोड़ी टेक्निकल बात है जो कि मुझे जिस हद तक समझ है उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो अभी डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करें कि रवा माह जो बिजली है उसके हवाले से उसकी कीमत में इजाफे के हवाले से भी कहा जा रहा है और ये लागू हो गई है और इससे जो घरेलू सार्फिन हैं उन पे कितना असर आएगा इस पर भी बात करेंगे। और ये जो ओवरऑल ओवर बिलिंग का मामला है जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कहा है इंक्वायरी भी होगी, नोटिस भी दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से सज़ाएँ भी होंगी जो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें पॉइंट ये आता है कि जिन लोगों से ओवर बिलिंग कर ली गई है उनको कैसे वापस किए जाएंगे वो पैसे, क्योंकि अब तो बिल आ चुके हैं, लोग पे कर चुके हैं, उनको वापस करना या उनको एडजस्ट करना वो क्या प्रोसेस होगा। इसी सारी सूरत हाल पे तफसीलात ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदा हैदर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हैदर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और ये जो ओवर बिलिंग का मामला है इसकी जो खबर आई है ये खासी अलार्मिंग भी है और इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जो है ना वो सार्फिन हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इस तरह अगर लेस्को की बात करें तो इसमें 49 लाख हैं। अब इसका जो अभी बिलिंग आई है उसने आवाम की जो कमर तोड़ कर रख दिया है। 200 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करने वाले सार्फिन है कौन जी? वो सार्फिन है जिनके घर में एक पंखा 2 लाइट चलते हैं, यानी कि इस माशरे में रहने वाले वो गरीब तबका है जिनकी आमदन भी इंतहाई कम चीजें भी पूरी करनी पड़ती है। इसी तरह जो है वो हर एक 100 यूनिट के बाद जो है ना वो ये
इसका जो स्लैब रेट है वो तब्दील होता है, टैरिफ का रेट तब्दील होता है, टैरिफ का रेट तब्दील होता है, जिनके यूनिट्स दिया गया 480 वालों को 70 वालों को बढ़ा के इसी तरह जो अगली कैटेगरी में कर दिया गया। इससे जो मजमूई तौर के ऊपर जो सारिफ है उसके जो बिल में इजाफा हुआ है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 से 25,000 रुपए में तकरीबन उसमें इजाफा देखने को नजर आ रहा है। इस हवाले से जो है वो कल काफी शिकायत आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हम क्योंकि फील्ड में होते हैं तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो लेस्को के दफातर में पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में हमारे पास ये बिल मौजूद भी हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये एक बहस आम थी। इसका नोटिस एक दफ़ा वफाकी वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लिया और उन्होंने जो अपने तमाम तर जो डायरेक्टर्स हैं उनको इसके खिलाफ तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इससे पहले भी जो वफाकी वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं उन्होंने एक 84 करोड़ यूनिट्स की जो शिकायत की थी कि लेस्को की जानब से, अभी तक उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। तो ये तो अभी इसमें भी कोई हमें खास जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इसको किस तरह जो है वो कम किया जाएगा। अब अगर बात करें को जिनके 200 यूनिट से ज़्यादा अजाफी यूनिट्स कर दिए गए हैं, उस हवाले से भी कोई भी SOPs नहीं बनाई गई, उनका कोई तरीकाकार नहीं बनाया गया, सिर्फ एक बयान जारी किया गया कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और उसके हवाले से अभी तक कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानब बात करें तर्जमान लेस्को की जानब से, उनकी तरफ से बयान आया कि हमारी तरफ से एक प्रो डाटा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस हवाले से हमने कोई भी इजाफी यूनिट नहीं किया। जो इनका अपना एक सिस्टम है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस दफा जो BTU के पेश नजर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर बिजली की खपत सामने, इसलिए भी काफी तादाद में ये यूनिट इस्तेमाल हुए। तो ये एक बड़ी वजह जो सामने आ रही थी। अच्छा अब हैदर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जिन सार्फिन के साथ ओवर बिलिंग हुई है, ज़ाहिर है एक बंदे का अगर 20,000 बिल आ रहा है, वो 40,000 उसका बिल आया है और वो गया है लेस्को के ऑफिस, उसने कंप्लेन की है, लेकिन उसकी कंप्लेन अगर रद्द हुई है तो वो क्यों हुई है? क्योंकि जाहिर है कि जब उसने इस कंप्लेन लेकर गया है वो लेस्को के ऑफिस में, और दूसरी जानिब जो अब तशवीश हो रही है या अब इस पे कंसर्न शो किया जा रहा है, तो क्या ये लेस्को से कोई जवाब लेगा कि इन कंप्लेंट्स को केटर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक शख्स अगर वो 20,000 बिल दे रहा था, उसके यूनिट्स के मुताबिक उस पर ओवर बिलिंग हुई है मुख्तलिफ अखराजात की मद के अंदर या किसी भी सूरत में, तो उन कंप्लेंट्स को केटर क्यों नहीं किया गया? देखिए, इस कंप्लेंट के लिए अभी तक कोई भी जो है वो SOPs जारी नहीं किए, कोई भी अदारा उसके जो है वो मामला तय नहीं किए कि आप फलाने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने जो मुतलका लेस्को दफातर है वहाँ पर बिजली के बिल लेके जा रहे हैं। मैं खुद जो है वो लेस्को के दफातर में मौजूद रहा, बड़ी तादाद में लोग आते रहे, तो वहाँ पर भी इनकी शिकायत का अजाला करने वाला कोई नहीं है। कोई बड़ी तादाद में कोई बड़ी शख्सियत हो तो उसका भी वो लिख दे जो है वो तो कुछ लोग जिनको थोड़ी बहुत समझबूझ है, टेक्निकलिटीज का पता है, वो इस चीज से फायदा उठाकर अपने बिल को थोड़ा सा रिवर्स करके फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक वो तबका, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाला वो तबका है जो हमारे मुआशरे का इंतहाई गरीब तबका है, जिसके घर में सिर्फ एक पंखा 2 लाइट चलती है। अब आप मुझे बताएं कि वो जब दफातर में जाएगा तो उसके साथ किस तरह का जो रवैया तैयार किया जाता होगा, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो बहुत बेहतर जानती हूँ। मैं बार बार अपनी डोमेस्टिक हेल्थ का रेफरेंस देती हूँ। 45,000, ये तो आप 20-25,000 का बिल बता रहे हैं हैदर। उसका एक कमरा है जिसके अंदर एक पंखा है और शायद 2 लाइटें जलती हैं, और उसने 45,000 रुपया बिल जो वो लेकर मेरे पास आई थी, और मैं परेशान थी कि इस बिल का इस गरीब बंदे ने कहाँ से पूरा करना है, उसकी इनकम ही नहीं है वो 45,000। अच्छा जी, अब ये जो शिकायत है ओवर बिलिंग को लेकर, अब मेरा सवाल अगला यही है जो मैंने इंट्रो में भी किया कि अब जिनसे इजाफी पैसे चार्ज कर लिए गए हैं, जिन्होंने अपने बिल अदा कर दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह तो रहे हैं कि उनकी रकूम जो है वो वापस की जाएंगी, कैसे? हमारे पास तो शिकायत के अजाले का ही सिस्टम नहीं है, तो हम उनके पैसे कैसे वापस करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इससे कबल जो है ना वो वफाकी वज़ीर आला ने 84 करोड़ यूनिट्स का जो है वो शिकायत की थी, जो खुद यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर है। अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। ये अभी
कुछ वफाकी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की तरफ से बयान जारी किए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी जानब आपने बताया कि आपके घरेलू सार्फिन में ये मुश्किलात है। दूसरी जानब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मजंग का इलाका है लाहौर का, उसके एक छोटी सी तंग गली है, बाजार है, और उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक मस्जिद है। अब वो छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पर AC भी नहीं चलता, वहाँ का बिल जो है वो तकरीबन 55,000 आ गया। तो ये सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। लोग दूसरे नंबर पे आपको ये भी बात बताएं कि जो जब आपके घर में बिल आ जाता है तो आपके पास 3 से 4, 5 इतने दिन होते हैं कि आपने उसको पे करना होता है। नहीं पे करेंगे तो आएंगे लेस्को वाले आएंगे, आपका मीटर कनेक्शन उतार देंगे। उसके मामले में बड़े एफिशिएंट होते हैं, बिल उतारने के लिए, तारे काटने के लिए, कनेक्शन काटने के लिए। ऐसी एफिशिएंसी मैंने दुनिया में नहीं देखी जो लेस्को वाले दिखाते हैं, लेकिन जब बिल की बारी आती है तो ये एफिशिएंसी कहाँ जाती है? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। शिकायत तो बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं, लेकिन रोज़ाना के बुनियाद पर जो लेस्को के तर्जमान है वो बयान जारी कर देते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह के जो इकदाम नहीं किए गए। लेकिन हमारे पास इस तरह के वाफर मकदार में बिल मौजूद हैं जिनके ऊपर मीटर जो रीडिंग है उससे तकरीबन 20 से 30 यूनिट का इजाफा करके जो है वो ओवर चार्ज कर दिया गया। इस हवाले से कोई भी ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें, बयान की हद तक कोई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इसके ऊपर कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे फेडरल पावर मिनिस्टर हैं ये कहाँ पे होते हैं, और दूसरा ये कि मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो तो इन पे एक्शन ले रहे हैं और उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी हैं, लेकिन जिनका काम है वो कहाँ पे है? देखें, उनकी जानिब से तो अभी तक कोई इस हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला चूँकि उन्होंने पहले भी लेस्को की वापडा के जो अजाफी यूनिट्स को मॉनिटर किया था, लेकिन बात वही किसके ऊपर अमल दरामद नहीं था हुआ, उन्होंने कह दिया तमाम तर जो अपने पंजाब के जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी डायरेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ पर वो तैनात हैं उनको लिख दिया है कि आप अपने अपने इलाके में जो है ना वो इसके खिलाफ एक्शन ले कि जहाँ पर जितने इजाफी यूनिट इस्तेमाल किए गए उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करें। बात फिर वही आ गई है, ये बयान की हद तक हमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अभी तक इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया हैदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हैदर मुनीर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक जी फेडरल पावर मिनिस्टर का तो पता नहीं, लेकिन वज़ीर दाखिला इस पे एक्शन ले रहे हैं और उससे पहले वो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट टीम हो और अब ये पावर का मामला है। अल्लाह इस मुल्क का, हम लोगों का हामी और नासिर है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बिजली के बिल हों या कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी बात जो मैं आपके साथ सुबह अच्छे न्यूज़ के तौर पे शेयर कर सके। मैं तो रोज़ माजरत करती हूँ और अफसोस भी करती हूँ कि इतनी बुरी खबरें हम सुबह दे दे के थक गए हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं थकते, ये समझ से बाहर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, हमने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इन्फॉर्मेटिव बात भी की जाए। वैसे तो हम फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे फ्रूट्स का जो छिलका है उसको उतार कर इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उस छिलके का इस्तेमाल सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस फ्रूट की जो इफादियत है या उसकी ग़िज़ाइयत है उसके साथ बरकरार रहती है या नहीं, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर रिजवाना समरीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम ये जो फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, छिलके के साथ करना चाहिए, छिलके के बगैर करना चाहिए? देखिए अर्मला, इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हम ये रिमूव क्यों करते हैं। प्रैक्टिस है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल बनाना खाना है तो उसका पील हम नहीं खा सकते, रिमूव कर देते हैं। वाटरमेलन, हर चीज़ हम पील के बगैर ही कोशिश कर रहे होते हैं खाएं। तो इसकी द फर्स्ट रीज़न इज़ कि कुछ फलों के छिलके बहुत स्टिफ होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मेलन, इन सारे फलों के छिलके स्टिफ होते हैं, नॉर्मली एपेटाइजिंग भी नहीं होते, नहीं खाए जाते। सेकंड रीज़न इज़ पेस्टिसाइड्स, के फलों के छिलके नॉर्मली रिमूव किए जा रहे होते हैं क्योंकि फलों पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब इनसे बचना कैसे है? पेस्टिसाइड्स के लिए हमारे पास सबसे नॉर्मल हल है कि सिंपल पानी के अंदर नमक डालें और 2 से 3 मिनट के लिए अपने फ्रूट्स उस पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए उस पानी के अंदर आप डिप करके रख दें। ठीक है। सारे पेस्टिसाइड्स तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 95% पेस्टिसाइड इस प्रोसीजर से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों का जो छिलका है उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि अगर हमें पता चल जाए तो हम फलों के छिलके पहले खाना शुरू हो जाएं। अच्छा। जी। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ फाइटोकेमिकल्स का।
अब फाइटोकेमिकल क्या होते हैं, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर एक केमिकल होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें फलों का रंग रेड, पर्पल, येलो और ये सब नज़र आ रहा होता है। ये सारे फाइटोकेमिकल्स हैं। अब जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल से फाइट कर रहे होते हैं, और जब ये फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं तो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, और जब ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं विच मीन्स लॉन्गर टर्म में हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कैंसर से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर फलों का पल्प जो है वाइट लाइट कलर का होता है, लेकिन उनका बाहर का आउटर लेयर का कलर बहुत ब्राइट होता है, विच मीन्स फलों के छिलके हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा जो है फलों के छिलकों के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी वजह से वो स्टिफ होते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अब हम जैसे आपने खुद भी कहा वाटरमेलन की बात की, मेलन की बात की, बनाना की बात की, ज़ाहिर है इनको हम छिलकों समेत नहीं खा सकते। इनके पील्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इनके पील्स का इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि बनाना का मार्केट के अंदर ऑरेंज पील पाउडर मिलता है, एग्जैक्टली, वो तो विच मीन्स जो सिट्रस के जो पील हैं आप उन्हें एक तो पाउडर बना के आप उन्हें फेस मास्क में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिट्रस के जो पील हैं उन्हें बाथ टब में डाल के या नहाने का जो भी पानी है उसमें बॉयल करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन। आप फ्रूट बाथ ले लें। अदर देन दैट जो सिट्रस के ही पील हैं आप उनकी कैंडीज़ बना सकते हैं, आप उन्हें एज अ जेस्ट कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेमन जेस्ट यूज़ होता है सिरप करके स्किन को। उसके अलावा जो है ये सारे पील जो है कुकिंग के अंदर यूज़ होने के अलावा, फेस मास्क में यूज़ होने के अलावा, बनाना का पील भी जो है वो एज अ स्मूदी आप ले सकते हैं। बनाना का पील एडिबल है, आप जब बनाना स्मूदी बनाएं उसके अंदर थोड़ा सा पील भी ऐड कर सकते हैं। अदर देन दैट बनाना पील आप डायरेक्टली एज अ फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप कोई भी जो फल आप ले रहे हैं सारे आप एक टाइम पे अगर आप खा रहे हैं तो आप इनका पील जमा कर लें और इसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लें, आपका बेहतरीन फर्टिलाइज़र घर पे तैयार होगा जी। क्योंकि ये डिकम्पोजेबल होते हैं और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप जितने भी फ्रूट्स हैं उनका पील घर पे गैदर कर लें। आफ्टर 1 डे 2 डे आप उन्हें छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करके अपने गार्डन के अंदर, अपने गमलों के अंदर, पौधों के ऊपर जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करें। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम खा रहे होते हैं, अब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ, जैसे हम एप्पल है उसका पील कर देते हैं रिमूव, लेकिन मोस्टली लोग उसको छिलके के साथ भी खाते हैं। ऐसे फ्रूट्स जिनका पील आप खा सकते हैं लेकिन अक्सर लोग रिमूव कर देते हैं, क्या उनको छिलकों समेत खाना सही है? और कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं उनके हवाले से बता दो। एप्पल मोस्टली रिकमेंडेड है, बहुत जो है वो इसके फ़ायदे हैं। इसका जो पील है आप उसे पील के साथ ही खाएं क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइबर इसके पील के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है और लॉन्ग टर्म आपको वेट लॉस में हेल्प कर रहा होता है। अदर देन दैट प्लम है, डिफरेंट बेरीज हैं, इवन बनाना का पील भी रिकमेंडेड है लेकिन वो इतना एपिटाइजिंग नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बिटर टेस्ट होता है। तो आप फ्रूट का जो पील है अगर आप स्मूदी बना रहे हैं उसमें रिकमेंडेड है, आप उसमें उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका शेक या स्मूदी अनएपिटाइजिंग ना हो जाए उसके ज़्यादा यूज़ से, लेकिन जो है आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और जो है एट द एंड उसके एंड प्रोडक्ट आपका फर्टिलाइजर। अच्छा, जैसे हम पीच की बात करें, आड़ू की बात करें, बहुत सारे लोग आड़ू का पील भी जो है इसको रिमूव करते हैं। उसके अमरूद के अंदर जो बीज होते हैं उसके बहुत सारे लोग उसको रिमूव करते हैं, वो कहते हैं जी हमसे वो खाया नहीं जाता। क्या उसका भी फ़ायदा होता है खाना? जी बिल्कुल, पीच की स्किन के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल पीच का छिलका भी लिया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेप्स आप जो है वो छिलके समेत खा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो अभी बात की है उसकी अमरूद के सीड्स की, तो सीड्स अमरूद के बिल्कुल रिकमेंडेड है, खाए जा सकते हैं। अच्छा, ये इनमें भी फाइबर भी प्रेजेंट है। उसके अलावा ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अमरूद में जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपकी गट को पूरा क्लीन कर देता है, तो रिकमेंडेड है कि आप इसको सीड्स के साथ ही लें। लेकिन डिफरेंट फ्रूट्स के सीड्स रिकमेंड नहीं भी किए जा रहे होते, लाइक एप्पल के सीड्स रिकमेंडेड नहीं है। कहते हैं कि सीड्स में साइनाइड प्रेजेंट है लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि वो हेल्थ के लिए इतना जो है वो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक एप्पल लिया उसमें 3 सीड्स थे, उसमें साइनाइड था जी तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन लॉन्गर टर्म में वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग अब फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं रिजवान, लेकिन उसके साथ साथ जूसेस का इस्तेमाल भी करते हैं। जूस फॉर्म में फ्रूट्स को लेना या उसकी असल शक्ल में लेना क्या ज़्यादा रिकमेंडेड है? फ्रूट्स को उसकी होल फॉर्म में लेना विद फाइबर, विद उसका पल्प, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह से फाइबर भी ले रहे हैं और एक होलसम न्यूट्रिशन का जो पैकेज है ना वो आपको मिल रहा है। अगर आपने फ्रूट का जूस बना लिया, ये मैं सबसे जो है वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शायद न्यूट्रिशन में क्लियर करने जा रही हूँ कि आपने एक एप्पल लिया, आपने वो एप्पल खाया, आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस आएगी, आपको जो है वो पता चलेगा आपने एक
थोड़ा जो है वो स्नैक का रिप्लेसमेंट ले लिया है। आपने एप्पल जूस पीना है, उसके लिए आपको 1 से ज़्यादा एप्पल लगेंगे। 3-4 एक कप जूस के लिए 3-4 एप्पल हाँ। लग जाएंगे, विच मीन्स आपने 4 एप्पल्स की कैलोरीज कंज्यूम कर ली, 4 एप्पल के न्यूट्रिएंट भी ले लिए, कैलोरीज भी चली गई, लेकिन फाइबर आपने कुछ भी नहीं लिया। एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगी, सेकेंडली आपने 4 टाइम्स कैलोरीज ले ली हैं जितनी आपने एक एप्पल से लेनी थी। ठीक हो गया। इन द एंड हमारे देखने वालों को कोई भी मैसेज देना चाहो फॉर लाइक कि आपने अच्छी डाइट, फ्रूट्स का इस्तेमाल इस वेदर के अंदर कितना ज़रूरी है? इस मौसम के अंदर स्पेसिफिकली जुलाई अगस्त के अंदर, जिसके अंदर स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप अपनी डाइट में डेली 2 से 3 फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश करें जिन फ्रूट्स को हम विद पील ले सकते हैं उन्हें आप पील के साथ लें, क्योंकि उसमें फ़ाइबर है जो आपकी डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डायरिया और नोज़िया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है इस मौसम में। तो उसके साथ लें। अगर आप नहीं ले सकते तो आपको फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट आप फिर फ्रूट जूस अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। लेकिन टेट्रा पैक जूसेस रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग घर पे बनाया हुआ या किसी ट्रस्टेबल जो है वो सोर्स से फ्रूट जूस जो है वो यूज़ करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिजवाना, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रिजवाना समरीन हमारे साथ मौजूद थी जी, फ्रूट्स के हवाले से बताई थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।